नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म्स पार यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने मॉर्फोलॉजी में लगभग 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर यदि आपने वो टॉपिक्स पहले नहीं देखे हैं तो चैनल पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की, उसमें जाकर आप उसको देख लीजिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। ये टॉपिक पुराना जो मैंने पढ़ा दिया है उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो प्लीज जाकर आप वो वाली वीडियोस देखिए, देन फिर ये वाली वीडियो को आप देखिएगा, ताकि चीजें आपकी एकदम कनेक्टेड रहें, है ना, कंसेप्ट आपके कनेक्ट रहें। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें सेम वही हमें क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम देखते हुए इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, लेकिन हमें पढ़ना, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन सी चीजें हैं उसको देखना इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हमें इसका देखना रहेगा परिचय। इस परिचय में हम क्या क्या देखेंगे, प्लेट क्या है, जैसे कि ये जो टॉपिक हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या हिंदी में कहा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना। तो हमें देखना होगा प्लेट क्या है, प्लेट के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, विवर्तनिकी क्या है, प्लेटों के प्रकार एवं वितरण देखना है उसका, इस सिद्धांत के विकास का इतिहास क्या रहा है। हमें ये जानना तो होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विकास हुआ किस तरीके से है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लेटों की गतिशीलता का कारण क्या है, प्लेटों की गति के प्रकार कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ प्लेट विवर्तनिकी का प्रभाव, उसका उसकी आलोचना, और लास्ट में उसका निष्कर्ष। तो इन पहलुओं को देखते हुए हम अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा परिचय में जो हमारी प्लेट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लेट, है ना, ये जो वर्ड है प्लेट, ये प्लेट जो वर्ड है ना, सर्वप्रथम ये जो महोदय दिख रहे हैं हमें, टूजो विल्सन जी हैं। ये कौन है? टूजो विल्सन। इनके द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। टूजो विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया था। अब इस प्लेट को, या हम कहें वृहद स्थल मंडलीय खंड, है ना, प्लेट को एक वर्ड क्या यूज किया जाता है, वृहद स्थल मंडलीय खंड, है ना। इस वृहद स्थल मंडलीय खंड के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, आप ये वाले डायग्राम से परिचित होंगे ना। हमने पृथ्वी का डायग्राम स्टार्टिंग की क्लास से बना रहे हैं। तो इसमें जो वृहद स्थल मंडलीय खंड, या इंग्लिश में ही इसे कह देते हैं लार्ज, देखिएगा, लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फियर, है ना, लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फियर। ठीक है, जहां पर इस लिथो का मीनिंग होता है रॉक, और स्फीयर का मतलब होता है जोन या क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं। तो अब ये ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हमें चट्टानें प्राप्त होती हैं, ये देखिए। डायग्राम को अगर यदि आप समझेंगे तो मैं अलग से भी ज्यादा होगा तो बना दूंगा। ये जो क्षेत्र होता है स्थल मंडल का क्षेत्र, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि लिथोस्फीयर क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन कौन सा, या कौन कौन मिलकर बनाते हैं, है ना। तो अगर यदि आपको समझ में आ जाएगा तो वह आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए, लिथोस्फीयर का जो क्षेत्र होता है ये हमारा संपूर्ण क्रस्ट, और जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, या अगर यदि मैं इस डायग्राम के अलावा यहाँ बना के बताऊं आपको, देखिए बना देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ना, हम ये स्टार्टिंग से बना रहे हैं वाला डायग्राम, ये हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो जाता है क्रस्ट, ये हो जाता है हमारा मेंटल वाला क्षेत्र, और ये हो जाता है हमारा कौन सा, क्रोड वाला क्षेत्र। इसके बीच में यहाँ पर हमें मिलता है दुर्बल मंडल क्षेत्र, या जहां पर जो मैग्मा का स्रोत है ना। ये परिचित होंगे आप। तो ये यहाँ से लाकर यहाँ तक का क्षेत्र तो मेंटल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र हो जाएगा ये आपका क्रस्ट, और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा क्रोड।
लेकिन अब यहाँ पे लिथोस्फीयर का जोन कौन सा है? तो लिथोस्फीयर का जोन माना गया है पूरा संपूर्ण क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। यहाँ हमने देखा था ना, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, अगर यदि जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज जाके देखिए, ये सारी चीजें वहां डिस्कस कर चुके हैं हम। ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर अपर मेंटल है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, तो इनको मिलाकर बनता है हमारा लिथोस्फीयर जोन। तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई बोलेगा या वर्ड यूज किया जाएगा लिथोस्फीयर क्या है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए संपूर्ण क्रस्ट प्लस इसके साथ में अपर मेंटल का जो क्षेत्र है वो लिथोस्फीयर में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बृहद स्थल मंडलीय खंड। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो क्षेत्र है ना, अब देखिए ये वाला क्षेत्र तो हमारा हो गया क्या? मैग्मा वाला क्षेत्र हो गया ना, दुर्बल मंडल क्षेत्र हो गया। तो एक प्रकार से अपन क्या और कह सकते हैं इसको, कि दुर्बल मंडल क्षेत्र या जो सुघट्ट अवस्था वाला जो क्षेत्र है ना, इसके ऊपर तैर रहा है, एक प्रकार से इसके ऊपर ही अवस्थित है ये क्षेत्र, ये पूरा आपका लिथोस्फीयर जोन। ठीक है, या अगर यदि मैं इसको एक अलग कलर से करूं तो आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये यहाँ से लगाकर अपर मेंटल और ये कंप्लीट आपका क्रस्ट, ये पूरा जोन आपका हो जाएगा स्थल मंडल क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझ गए, जब भी प्लेट वर्ड आप सुनेंगे तो दिमाग में आपके आना चाहिए क्या? संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ठीक है, चलिए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, डायग्राम में बना हुआ है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। जैसे यहाँ से यहाँ तक लगाकर इसमें दिया है मेंटल का क्षेत्र, और उसमें भी ये वाला जो हिस्सा है ये मेंटल का इनने लिया है, ये अपर मेंटल का हिस्सा है क्रस्ट के साथ में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि विवर्तनिकी किसे कहते हैं, है ना? विवर्तनिकी, तो जैसा कि इसका नाम ही है विवर्तनिकी, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है? क्या होता है, आधे से ज्यादा जो शब्द होते हैं वही उसकी परिभाषा बता देते हैं। देखिए जैसे कि अगर यदि मैं विवर्तनिकी बोलूं, तो विवर्तन मतलब कि किसी रूप में होने वाला परिवर्तन या विरूपण क्या कहलाएगा? आपका विवर्तनिकी। अब इसी को हम कह देंगे कि जब प्लेटों के स्वरूप में परिवर्तन या विरूपण होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्लेट विवर्तनिकी। आ गया समझ में? चलिए, तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी, ये हमने देख ली हैं, आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इनके प्लेटों के प्रकार एवं उसका वितरण। यहाँ से चीजें आपकी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, पहले भी हम ये चीज समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संरचना के आधार पर अगर यदि हम प्लेटों के प्रकार की बात करें तो ये आपको पता है ना, कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है हमारी महाद्वीपीय प्लेट और एक होती है हमारी महासागरीय प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने पहले भी देखी हैं। जैसे कि महाद्वीपीय प्लेट को अगर हम बात करें तो इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट चट्टानों से। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अब अगर यदि आपने पिछली क्लासेस रॉक्स अगर यदि देखी हैं तो इसके आगे की सारी विशेषताएं आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएंगी। जैसे कि अगर यदि मैं बताऊं ग्रेनाइट चट्टाने, अब ग्रेनाइट चट्टाने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेनाइट चट्टान बोला, इसका मतलब हुआ इसका घनत्व होगा वो होगा कम। उसका कारण क्या है?
क्योंकि इसमें होती है सिलिका की प्रधानता। सिलिका की प्रधानता होती है इसमें, जिसके चलते ही इसका क्या हो जाता है, घनत्व कम, परंतु इसकी जो मोटाई होगी वो मोटाई अधिक होती है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे तो उस वो उनका निर्माण होता है ग्रेनाइट चट्टानों से, जिनका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। कारण क्या है, सिलिका की प्रधानता होती है। और इनकी मोटाई अगर की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर तक इनकी मोटाई होती है। वहीं हम जब महासागरीय प्लेट की बात करेंगे तो इनका निर्माण होता है किससे, बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है, किसका, महासागरीय प्लेट का, जिसके साथ साथ इनका घनत्व अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके फेरस, मैग्नीशियम और चूना जैसे जो खनिज होते हैं उनकी प्रधानता इसमें हमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संरचना के आधार पर प्लेटों को दो प्रकार से बांटा गया है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब एक चीज समझिएगा कि कोई भी जो क्षेत्र होता है ना, क्या वो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट होता है, पूर्णतः महासागरीय प्लेट होता है? नहीं। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट करके लिखिए कि कोई भी प्लेट पूर्णतः है महासागरीय और पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं होती है। जैसे कि अगर यदि मैं आपको अपने भारत का ही एग्जांपल लेके समझाऊं तो देखिए, ये हमारा भारत है, ये इस तरीके से ये भारतीय प्लेट है ना। अब भारतीय प्लेट में देखिए, ये तो हो गई हमारी कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट, है ना, महाद्वीपीय हो गई। लेकिन इसके यहाँ पर क्या है, अरब सागर, यहाँ पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो तीन ओर से महासागर हैं, ये तो महासागरीय प्लेट का हिस्सा हो गई और ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट का हिस्सा। तो जब हम महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं, महाद्वीपीय प्लेट या सॉरी या किसी या इंडियन प्लेट कहते हैं ना, तो इंडियन प्लेट जब हम बोलेंगे तो इस इंडियन प्लेट में महाद्वीपीय प्लेट के साथ साथ महासागरीय प्लेट भी शामिल हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और यहीं कहीं आप समझ लीजिए इस चीज को कि क्या है, ये जो महासागरीय इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट का जो घनत्व है वो अधिक है। इसका जो घनत्व है वो अधिक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों अधिक है इंडियन प्लेट का घनत्व? देखिए, जब पहले विस्थापन के क्रम में ना, जब जब भारतीय प्लेट अब मूव कर रही थी, है ना, जब ऊपर की ओर जा रही थी, तो जब इसका बीच में किसी रास्ते पे जब इस तरीके से आ रही थी ना, तो एक हॉट स्पॉट पड़ता है ना। उस हॉट स्पॉट के चलते इस क्षेत्र में ना बृहद स्तर पर महाद्वीपीय बृहद स्तर पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, है ना, क्रिस्टेशियन काल था वो। तो ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये पूरी तरीके से जिसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं ना, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है ये जो हिस्सा है। तो अब यहाँ पर भी हमारी बेसाल्ट चट्टानें हो गई, ठीक है, यहाँ भी बेसाल्ट चट्टानें हो गई। फिर ये महासागरीय प्लेट है अरब सागर की, तो यहाँ पे तो है ही पहले से, इंडियन ओशन में भी है और बे ऑफ बंगाल में भी है। इस कारण से इन तीनों के साथ साथ ये महाद्वीपीय प्लेट जिसे हम कह रहे हैं, तो इसका निर्माण भी एक प्रकार से बेसाल्ट चट्टानों से हो गया था, है ना। इस कारण से इसका क्या है, घनत्व हमारा अधिक हो जाता है इस किसकी अपेक्षा, ये यहाँ पे जब हम देखेंगे यूरेशियन प्लेट की अपेक्षा, है ना। ये यूरेशियन प्लेट इस तरीके से मैंने समझने के लिए डायग्राम है, जब ये इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही थी तो इसकी टक्कर के कारण ही यहाँ पर हमें हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखलाओं का निर्माण देखने को मिल जाता है। अभी तो ये जस्ट समझने के लिए है, जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे, आगे टॉपिक आएगा हमारा, तो उसको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल कंसेप्ट के बेसिस पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेटों का निर्माण और उनका कार्य होता है। चलिए, ये तो हो गई आपकी संरचना के आधार पर प्लेटों के प्रकार। अब हमें देखना है आकार के आधार पर, तो इसके लिए आप एक वीडियो देखेंगे। देखिए, आप इस वीडियो को देखिए।
है ना। आकार के आधार पर यदि हम बात करते हैं ना, तो वृहद वृहद जो प्लेटें हैं वो 7 मानी गई हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे प्लेट्स बन रही हैं। और छोटी की बात करें तो लगभग 20 से अधिक छोटी हैं। और सूक्ष्म की तो बात ही नहीं है, लगभग 100 के अबव चली जाती हैं, जो कि छोटी छोटी सूक्ष्म प्लेटें होती हैं। लेकिन हमें जानने के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, वृहद प्लेटें, जिसमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रही होगी, नॉर्थ, है ना। देखिए, ये प्लेट है ना। नॉर्थ अमेरिका प्लेट एक, ये बड़ी प्लेट में आती है। उसके बाद में पैसिफिक प्लेट 2, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट 3, फिर अफ्रीकन प्लेट 4, यूरेशियन प्लेट 5, इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट के अंतर्गत शामिल हो जाती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ ही साथ अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो ये जो प्लेटें हैं वृहद प्लेटें हैं। इसके अलावा जो छोटी है, कैरेबियन हो गया, कोकस प्लेट हो गया, जुआन डी फ्यूका प्लेट हो गई, स्कोशिया प्लेट हो गई, है ना, अरेबियन प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट हो गई। तो इनकी आपको सिचुएशंस भी पता होनी चाहिए। तो ये इससे आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम चलते हैं, तो आकार के आधार पर भी आपने प्लेट्स देख ली। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इतिहास में। देखिए, जो प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है ना, ये जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, कोई एकल सिद्धांत नहीं है, ये वृहद सिद्धांत है ना। इसको इस सिद्धांत के पीछे और भी कई ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, तब जाकर प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बना है। जैसे कि अगर यदि हम इसके कुछ इतिहास में जाते हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आने से पहले कई सिद्धांत आ चुके थे। जैसे कि अगर यदि हम बात करें, तो ये जो महोदय आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे हैरी हेस। ठीक है, ये है हमारे अल्फ्रेड वैगनर साहब, है ना। तो इनने कौन सा सिद्धांत दिया, सागर, इन महोदय ने दिया सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर का अगर यदि आपने नाम पहले भी सुना होगा, तो इन्होंने कौन सा दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। तो इन सिद्धांतों का प्रयोग करके ही प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बनाया गया। जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर जी ने लगभग 1900 ईस्वी में, लगभग 1900 ईस्वी का टाइम था, जब इन्होंने बताया कि ये जितने भी महाद्वीप हैं, ये सभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। नाम ही है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इनको जो रीजन मैंने बताया ना, वो रीजन माने नहीं गए। लेकिन साथ ही साथ इसके पहले भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है हमारा ऑर्थर होम्स का। तो जो ऑर्थर होम्स थे ना, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं ऑर्थर होम्स जी का सिद्धांत। ऑर्थर होम्स जी ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा, मैग्मा का तरंग संवहन का सिद्धांत। जिसके चलते क्या होता है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मैग्मा ऊपर की ओर आता है और इस तरीके से वो वापस नीचे आ जाता है ना। मतलब एक प्रकार से आप देखिए, इस तरीके से ऊपर उठेगा मैग्मा, और फिर उसके बाद में क्षैतिज गति करेगा, ऊर्ध्वाधर के बाद में क्षैतिज, और फिर डाउन उसी क्षेत्र पर आ जाना। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसका था, ऑर्थर ऑर्थर होम्स का। तो इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, इनका कहना था कि इसके कारण मैग्मा के तरंग, फॉर एग्जांपल ये प्लेट है पूरी कंप्लीट, है ना, ये प्लेट है। अब ये मैग्मा यहाँ से आ रहा है, गर्म तप्त मैग्मा है ये, है ना, इस वाले रीजन से आ रहा है। तो अब जब ये ऊपर आकर इस पर टक्कर कर रहा है, तो टक्कर के बाद में ये इसके बाद में देखिए क्षैतिज गति कर रहा है ना, मतलब इस प्रकार से इसको धकेल भी रहा है। ऐसे ऊपर आने के बाद में इस तरीके से धकेल रहा है, फिर वापस उसको नीचे की ओर लेके जा रहा है। तो इसके चलते यहाँ पे विभिन्न भ्रंशों का भी निर्माण होगा। भ्रंश के बाद में यहाँ पर आपका उद्गार भी होगा ज्वालामुखी, और धीरे धीरे ये इस तरीके से स्प्रेड होगा। तो जब ऑर्थर होम्स का सिद्धांत आया ना, तो उसके चलते थोड़ा सा बल मिला किसको,
अल्फ्रेड वेगनर जी के सिद्धांतों की हाँ कुछ इस तरीके से कुछ हो रहा है जिसके चलते ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। फिर उसके बाद में हैरी हेस ने भी कुछ किया। लगभग 1960 में हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया। इनके अनुसार वही सेम कि जो समुद्र का जो तल है, जो समुद्री तल है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, जिसको बल किसने दिया था? यही आर्थर होम्स के सिद्धांत ने बल दिया था। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा इन दोनों के बाद कुछ और भी कारक होते हैं जो आपके इसके प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को क्या करते हैं? सही बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि एक हमारी पृथ्वी का घूर्णन है, इसको हम डिटेल समझेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी का घूर्णन प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को एक प्रकार से मदद करता है। साथ ही साथ एक ये जो सिद्धांत है पैलियोमैग्नेटिज्म, या इसे हिंदी में कहते हैं पुराचुंबकत्व। अब ये पुराचुंबकत्व क्या होता है समझिएगा। चट्टानों, तलछटों या जो पुरातात्विक प्राचीन वस्तु होती है ना, उसमें संरचित या उसमें संरक्षित जो भी प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में जानकारी देता है हमें ये पुराचुंबकत्व। आया समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, जो चट्टाने हैं, चट्टाने आप जो देख रहे हैं, इन चट्टानों में संरक्षित होगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र। उसकी जानकारी जो देता है वही पुराचुंबकत्व कहलाता है। इसका जो मेन हम देखेंगे मुख्य रूप से जो प्रयोग किया गया या एक प्रकार से हमें जानकारी दी गई इसके बारे में, आपके चुंबकीय आपके चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन या उसके उत्क्रमण उत्क्रमण को ये पुराचुंबकत्व समझाता है। मतलब कि ऐसा देखा गया, देखने में ये मिला कि हम जिसे नॉर्थ और जो साउथ मैग्नेट पोल कहते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, तो कुछ समय के पश्चात ये ऐसी घटना घटती है कि ये अपने पोल्स को चेंज कर लेते हैं। मतलब कि जो नॉर्थ है वो बन जाएगा अब साउथ और जो साउथ है वो बन जाएगा नॉर्थ। ये घटना किस कारण से घटती है? इसका कारण भी यही, ये जो देखिए आप, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैग्मा अपवेलिंग हो रहा है ना, तो कई वर्ष लगते हैं इनके ये पोल्स चेंज होने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ था, फिर यहाँ पर भी नॉर्थ था, फिर इन दोनों के बीच में अब ये आ गया साउथ मैग्नेटिज्म, है ना। ये पोल की बात नहीं हो रही है, ये मैग्नेट की बात हो रही है, मैग्नेटिज्म की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका यहाँ तक कुछ जो बेसिक चीजें थी हमने कंप्लीट कर ली हैं, है ना। और इसके अलावा भी ये नहीं कि केवल इनके, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि हैरी हेस का सागर निधन प्रदर्शन सिद्धांत तो आपको समझ में आ गया, है ना। इसको और हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम अपने जो टॉपिक उससे भटकना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लिया कि इसने क्या बताया होगा। अल्फ्रेड वेगनर का जो विस्थापन के सिद्धांत, इसको भी डिटेल में हम समझेंगे। फिर इसको भी देखना है, इसे भी देखना है। इसके अलावा आपका तैराव का नियम, है ना, तैराव का नियम और चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों की विशेषताएं, ये सारी चीजें मिलाकर, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर किसके लिए? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बल प्रदान करने में सहयोग दे रही थी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक मेन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे की चीजें देखेंगे। इसके आगे हमें क्या देखना है? ये तो इसका इतिहास रहा है। इसके बाद अब हमें देखना है, इसमें यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब हमें देखना है प्लेटों की गतिशीलता के कारण। तो अब हम ये कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर यदि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उनको देखिएगा, है ना। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर यदि इससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
थैंक यू।